नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम बात करेंगे दो मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में, एक है रिगाल रिसोर्सेज और एक है ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल। लेकिन इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है, किस कैटेगरी में अप्लाई करना है, और आईपीओ अगर आपको खुल जाता है तो किस टाइम पीरियड तक उसको होल्ड करना है, ये सारी बातें इस एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिगाल रिसोर्सेज के आईपीओ के साथ। यह आईपीओ 12 तारीख से लेकर 14 अगस्त तक मार्केट में ओपन रहने वाला है। आईपीओ साइज की बात करते हैं 306 करोड़ का ये आईपीओ रहेगा, जिसमें से 210 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी बचा हुआ पैसा ओएफएस के थ्रू देखने को मिल रहा है। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट होगी। और इसके फेस वैल्यू की बात करते हैं तो ₹5 पर शेयर का इसका फेस वैल्यू है, यानी आने वाले समय के अंदर कंपनी स्प्लिट भी अनाउंस कर सकती है। देन अगर आप इस 306 करोड़ के आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो कितने परसेंटेज चांसेस है कि ये आईपीओ आपको अलॉट हो जाए। तो रिटेल कैटेगरी के लिए इस टोटल आईपीओ का 35% की हिस्सेदारी रखी गई है। वहीं एचएनआई वालों के लिए 15% और क्यूआईबी के लिए 50% की हिस्सेदारी यहाँ पर रखी गई है। वहीं अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है मेज स्पेशलिटी प्रोडक्ट इन इंडिया। देन इसके अलावा इनकी जो क्रशिंग कैपेसिटी है वो है 750 टन की। देन भाई कंपनी 2012 के अंदर ही बनाई गई थी, यानी इतनी ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। मात्र 13 साल हुए इस कंपनी को मार्केट में आए हुए। वहीं अगर इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करते हैं तो कंपनी की टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर 917 करोड़ की थी। वहीं उससे एक साल पहले 601 करोड़ की और उससे एक साल पहले 488 करोड़ की कंपनी की नेट इनकम थी। और ठीक इसी प्रकार से कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखने को मिल रहा है, जो कि अभी 47 करोड़ का है। इससे एक साल पहले 22 करोड़ का था और उससे एक साल पहले 16 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। वहीं अगर कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे, ये भी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक टाइम पर 102 करोड़ के थे, जो कि आज 202 करोड़ के हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है, वो है कंपनी का कर्जा, जो कि अभी 507 करोड़ का है, जो कि पहले 200 करोड़ के अंदर था। तो जो भी इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी करेगा, भाई साहब आपको थोड़ा कर्जे पर फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा कि कहीं कंपनी का कर्जा ज्यादा तो नहीं हो रहा। देना बात करेंगे कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, जो कि आ चुका है 23% का। ऑफकोर्स पहले 17% ही था, जो कि अब धीरे धीरे बढ़कर 23% के आसपास आ चुका है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ आईपीओ का एक रिव्यू। अब हम बात करते हैं क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना है, और करना है तो किस हिसाब से करना है। तो सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा आपका पर्पस क्या है। लाइक जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या आपको इसका बिजनेस पसंद आ रहा है। देखो पर्सनली मैं मेरी बात करता हूं, मुझे इस कंपनी का बिजनेस इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। वहीं अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं, 1000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, यानी एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। ऑफकोर्स भाई मेरे को पसंद नहीं आया, इसका यह मतलब नहीं कि कंपनी बेकार होती है। मेरे को जैसा भी स्टील सेक्टर भी इतना ज्यादा पसंद नहीं है, बट क्या वो रिटर्न नहीं देता? क्या देता है, वो भी बहुत अच्छे रिटर्न देता है। बट मुझे स्टील सेक्टर इतना ज्यादा मतलब बोलते ना इंटरेस्ट नहीं है मेरे को वहां पर। मेरे को ऐसा लगता है कि उससे बड़ी ऑप्शन मार्केट में मेरे पास और भी है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको इस कंपनी का बिजनेस अगर पसंद आ रहा है और अगर आप लॉन्ग टर्म में विचार कर रहे हो, तो भी भाई साहब आप आराम से कंपनी को लिस्ट होने देना। उसके बाद 2 से 3 क्वार्टर का इंतजार करना, आराम से चेक करना कंपनी के फंडामेंटल में क्या कोई बड़ा बदलाव आता है या फिर नहीं आता, कंपनी के कर्जे में कोई बदलाव आता है क्या, और ज्यादा तो नहीं हो रहा कंपनी का कर्जा। देन इसके अलावा क्यूआईबी का जो लॉक इन पीरियड रहता है शेयर होल्डिंग का, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी आप फोकस बना के रखना, क्या क्यूआईबी इसके अंदर माल बेचकर निकल रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीजें आप आराम से स्टडी करना। उसके बाद लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में विचार करना। देन बात करेंगे लिस्टिंग गेन वालों के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट एचएनआई कैटेगरी से दूरी बना के रखना, क्योंकि 23% का प्रीमियम इतना भी बढ़िया नहीं है। क्योंकि पहले ये 17% का था, जो कि बढ़कर 23 हुआ, तो ये वापस नीचे भी गिर सकता है। देन कई बार तो शायद ग्रे मार्केट प्रीमियम नीचे ना गिरे, बट लिस्टिंग कम पर हो जाए। जैसे कि अभी हमने एनएसडीएल के आईपीओ में देखा था, उसका जो जीएमपी था वो था 15% का और कंपनी लिस्ट हुई थी केवल 10% पर। तो जो जीएमपी आपको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मैं वही डाटा आपको बताता हूं। ठीक है, जीएमपी का ये मतलब नहीं होता कि जो आपको दिखा रहा है कंपनी उसी पर लिस्ट हो। भाई साहब आपके साथ कोई गारंटी या फिर कोई एग्रीमेंट सही नहीं हुआ है। देन रिटेल कैटेगरी वालों के लिए बात करता हूं, तो भाई साहब रिटेल में भी अप्लाई तभी करना है जब इसका प्रीमियम 18% से ऊपर है। अगर 18 से नीचे आता है तो ध्यान रखना मार्केट के अंदर कोई हेवी प्रेशर है, क्योंकि पहले इसका प्रीमियम 23% था नहीं, पहले केवल 17 था। तो ऊपर गया है तो वापस नीचे तभी आएगा जब मार्केट में कोई बड़ा रीजन होगा, मार्केट के अंदर कोई हेवी प्रेशर होगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। रिटेल में भी अप्लाई तब करना जब लास्ट डे इसका प्रीमियम केवल 18% से ऊपर रहे। देन अब बात करेंगे दूसरे आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल। इस कंपनी का आईपीओ की बात करता हूं, तो भाई साहब ये आईपीओ 11 अगस्त से मार्केट में ओपन होगा और 13 अगस्त तक मार्केट में ओपन रहने वाला है। इसके फेस वैल्यू की बात करता हूं, केवल ₹1 का है, यानी कंपनी स्प्लिट नहीं दे सकती। देन अगर आईपीओ साइज की बात करते हैं, ये 1540 करोड़ का आईपीओ रहेगा, जिसमें से 820 करोड़ फ्रेश इशू रहने वाला है और बाकी बचा हुआ 720 करोड़ ओएफएस के थ्रू जाने वाला है। देन कंपनी कहां पर लिस्ट होगी, तो एनएससी और बीएससी दोनों पर ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। तो भैया 1500 करोड़ का ये टोटल आईपीओ है, यानी रिगाल के आईपीओ से इसकी साइज बड़ी है। तो चलो एक बार इसका भी हम रिजर्वेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर केवल 10% की हिस्सेदारी रखी गई है, वहीं एचएनआई वालों के लिए 15% और क्यूआईबी के लिए 75%, यानी कुल मिलाकर रिटेल में अगर आप अप्लाई करने जाओगे तो बहुत ही कम चांसेस है कि आईपीओ आपको खुले, मतलब बहुत ही कम हिस्सेदारी रिटेल कैटेगरी के लिए रखी गई है।
वहीं कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो इसके नाम से पता चल रहा है यार, मतलब ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल, तो क्या ही समय खराब करो। लेकिन हाँ, आप एक डाटा ये देख लो कि कंपनी का जो फ्लैगशिप ब्रांड है वो है ब्लू स्टोन का। देन इसके अलावा कंपनी 275 स्टोर है कंपनी के पास, 117 सिटी और 26 स्टेट के अंदर कंपनी की प्रेजेंस हमें देखने को मिल रही है। देन कंपनी के थोड़े फंडामेंटल देखते हैं तो भाई साहब 1830 करोड़ के कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर इनकम जनरेट करी थी, और उससे एक साल पहले 1303 करोड़ की, और उससे भी एक साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी का 787 करोड़ का इनकम देखने को मिल रहा था। वहीं कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर आप नजर डालोगे तो बिल्कुल नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, 221 करोड़ का नेट लॉस देखने को मिल रहा है। उससे एक साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर कंपनी का नेट लॉस था 142 करोड़ का, और 2023 के अंदर 167 करोड़ का कंपनी का नेट लॉस हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर कंपनी की इनकम तो अच्छी हो रही है, बट कंपनी का प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों सिर्फ ये एक ही इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इस कंपनी का कर्जे पर अगर आप नजर डालोगे, कंपनी के लॉस के साथ साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है। मतलब कुल मिलाकर थर्ड क्लास टाइप के आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल बेकार कंपनी के फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं। तो भाई हमने देखा कि कंपनी के फंडामेंटल किस प्रकार के थे, तो भाई साहब बिल्कुल ही बेकार देखने को मिले थे। अच्छा, सिर्फ फंडामेंटली कंपनी का बेकार नहीं है, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बेकार ही देखने को मिल रहा है, जो कि है 1% से भी कम। मतलब बिल्कुल ही बेकार और थर्ड क्लास बोल सकते हो। थर्ड क्लास शब्द का मैं यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका जो जीएमपी था पहले था 6 से 7% का, जो कि अब हो चुका है 1% से भी कम। तो भैया जो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे उनको तो कंपनी के फंडामेंटल दिख ही गए होंगे। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं होता कि कंपनी कभी कमबैक नहीं करेगी, मतलब कमबैक मतलब कभी अच्छा कर ही नहीं पाएगी। अगर भविष्य के अंदर कंपनी अपने रिजल्ट्स के अंदर सुधार करती है, कंपनी बिजनेस हमें दिखाती है, अच्छा परफॉर्मेंस अगर दिखाएगी तो ऑफकोर्स हम इसकी तारीफ करेंगे, इसके साथ शायद कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। वहीं अगर मैं आईपीओ लिस्टिंग गेन के हिसाब से बात करता हूं, चाहे एचएनआई कैटेगरी हो या फिर रिटेल, दोनों में ही अप्लाई नहीं करना, इस प्रीमियम के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को पता चल गया होगा इन दोनों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ ज्यादा बढ़िया है, किस में अप्लाई करना है, किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। अगर आप सभी को इस वीडियो से कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।